हेलो फ्रेंड्स, मैं जय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विशेष ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको टैली प्राइम में सैलरी से रिलेटेड जो भी एंट्रीज होती है उसके बारे में सिखाऊंगा। जो भी सैलरी आप अपने स्टाफ को देते हैं उसकी एंट्री आप टैली में कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस एंट्री को पास करने के लिए मैंने टैली प्राइम में एक न्यू कंपनी बनाई है जो कि बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, जिसमें मैंने अभी तक कोई एंट्री नहीं की है। और आपको स्टेप वाइज मैं बताऊंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है एंट्रीज को पास करने के लिए। तो देखिए, आपको सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपको ये जो कंपनी का टैब रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी शॉर्टकट अल्ट के साथ के है, इसमें चले जाना है और यहाँ पर फीचर्स में चले जाना है जिसकी शॉर्टकट F11 है। यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन मिल रहा है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इससे आपको इनेबल करना है यानी यस करना है और फिर कंट्रोल ए से या एंटर एंटर करके इस विंडो को सेव करना है। मान लीजिए मैंने कंट्रोल ए से इसे सेव कर दिया। अब हम लेजर्स देखेंगे कि कैसे बनाने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अलग अलग तरीके के एंट्रीज आपको बताऊंगा जो मार्केट में कॉमनली यूज होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उन एंट्रीज में से कौन सी एंट्री सबसे परफेक्ट है जो आप अपने अकाउंटिंग के लिए कर सकते हैं जब भी आप अपने स्टाफ को सैलरी देंगे। सबसे पहला मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसे मार्केट में एंट्री की जाती है स्टाफ को सैलरी देने की। हम क्रिएट में आएंगे, लेजर्स में जाएंगे, यहां पर हम लेजर बनाएंगे। तो जैसे मानकर चलिए, पहले अगर हम बात करें जैसे कि नॉर्मली यहां पर लोग क्या करते हैं, सैलरी अकाउंट टाइप कर देते हैं या सैलरी सिर्फ लिख देते हैं, ठीक है, नेम में। उसके बाद इसे लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ठीक है। ये याद रखिएगा कि किसी भी तरीके का आप जो बिजनेस में एक्सपेंस करते हैं वो सारा का सारा एक्सपेंस आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। सिर्फ परचेज के दौरान, जो माल को परचेज करने के दौरान आप एक्सपेंस करते हैं या माल को अपने गोडाउन तक लाने के लिए जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, वो सारा एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके अलावा जितना भी एक्सपेंस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि सैलरी के केस में जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रहती है, तो जीएसटी को हम यहां पर नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। इस तरीके से लोग बनाते हैं, ठीक है। ये जो आपका सैलरी का लेजर है। इसके अलावा मैं एक और तरीका आपको बता दे रहा हूं। जैसे कई लोगों के यहाँ अलग अलग स्टाफ्स रहते हैं और वो चाहते हैं स्टाफ वाइज मेंटेन करना कि किस स्टाफ को मैंने कितनी सैलरी दी। इस तरीके से अगर मेंटेन करना चाहते हैं तो लोग इसमें क्या करते हैं, जैसे मानकर चलिए राम नाम है, सपोज कीजिए स्टाफ का, राम्स सैलरी अकाउंट, इस तरीके से बनाएंगे। फिर इसे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रखेंगे और फिर इसके बाद मानकर चलिए श्याम है, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए, मैं दोनों में आपको बता देता हूं क्या डिफरेंस आने वाला है। जैसे मानकर चलिए पहले जो मैंने लेजर बनाया वो सिर्फ सैलरी का बनाया, उसमें मैंने ये स्टाफ का नाम मेंशन नहीं किया कि ये जो सैलरी है वो किस स्टाफ को जा रही है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे। मानकर चलिए स्टाफ ने अप्रैल मंथ में मेरे यहाँ काम कंप्लीट किया और मैं या तो 30 अप्रैल को या 1 मई को उसे पेमेंट कर रहा हूं। तो मानकर चलिए मैं 1/5 को उसे पेमेंट कर रहा हूं। यहाँ पर हम कैश ले लेंगे। मानकर चलिए मैंने अगर उसे कैश में पेमेंट की है, अगर चेक के थ्रू की है तो जो भी बैंक के अकाउंट से गया है पैसा, उस बैंक के अकाउंट का लेजर यहाँ पर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हम यहाँ पर जो हमने कॉमन लेजर बनाया था सैलरी का, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे पार्टिकुलर्स में, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। फिर अब मानकर चलिए मैं यहाँ पर 2 स्टाफ को एक साथ पेमेंट कर रहा हूँ 10-10 हजार की, यानी 20,000 टोटल दे रहा हूँ। तो वो जो अमाउंट है मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। अब यहाँ पर हमारे सामने एक विंडो ओपन हो गई है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर की। ये विंडो क्या है, इसमें क्या टाइप करना है और ये विंडो क्यों आई, सबसे पहले ये जान लेते हैं। ये विंडो इसलिए आई क्योंकि हमने फीचर्स में कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर दिया था, और जब आप कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर देते हैं तो वो सारे लेजर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है, यानी वो एक्टिवेट हो जाता है। और उसे जब तक आप डीएक्टिवेट नहीं करते हैं वो डीएक्टिवेट नहीं होता है, ठीक है। अभी फिलहाल हम इससे बाहर निकलने के लिए एस्केप बटन, जो ESC बटन होता है कीबोर्ड में, उसे प्रेस करते हैं, हम पीछे आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जानेंगे कि जो सैलरी अकाउंट का मैंने लेजर बनाया था उसमें ये इनेबल था या नहीं था। देखिए यहाँ पर कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, यस है। ये अगर यहाँ पर नो रहेगा
तो वहां पर अमाउंट के बाद वो विंडो नहीं आएगी। ये यस रहता है तो ही वो विंडो आती है। अब वो उस विंडो का काम क्या है वो हम आगे बात करेंगे। और अगर मानकर चलिए कभी आपको लेजर्स के अंदर ये जो ऑप्शंस है वो रिफ्लेक्ट ना हो, मान लीजिए आपने फीचर से इनेबल कर दिया लेकिन यहाँ पर तब भी नहीं दिखाई दे, तो आपको क्या करना है, F12 में जाना है यानी कॉन्फ़िग में जाना है और यहाँ पर अलाउ कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स इसे यस कर लेना है। ठीक है। अब जैसे ये विंडो हमारे पास आएगी तो हमें यहाँ पर स्टाफ्स के नेम का कॉस्ट सेंटर बनाना है। देखिए मैंने जब लेजर बनाया था तो मैंने क्या बोला कि मैंने दो तरीके वहां पर यूज किए। एक तो कॉमन लेजर बना दिया, सैलरी का सिर्फ सैलरी अकाउंट लिख दिया, वहां पर मैंने कोई स्टाफ का नाम मेंशन नहीं किया। दूसरा मैंने क्या किया, जिसमें मैंने नाम जो था स्टाफ का उसके नाम से सैलरी अकाउंट का लेजर बनाया। उसकी एंट्री हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसकी एंट्री देख लेते हैं कि अगर कॉमन लेजर आप बनाते हैं और कॉस्ट सेंटर की आप हेल्प लेते हैं तो किस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं और आप नेम वाइज जो भी स्टाफ है उसके नेम वाइज उसकी अकाउंटिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो यहां पर क्या करना है, हमें कॉस्ट सेंटर बनाना होगा। तो यहां पर हमें अल्ट के साथ सी प्रेस करना है ताकि हम कॉस्ट सेंटर बना सके। अल्ट के साथ सी बटन, राम। ठीक है, ये राम का बन गया। अब यहां पर मैं 10,000 रुपए डाल देता हूं। फिर मुझे दूसरा स्टाफ है उसका बनाना है तो फिर मुझे अल्ट के साथ सी प्रेस करना होगा, श्याम। अब देखिए यहां पर आ गया ना कि राम को 10,000 दिए, श्याम को 10,000 दिए। और यहां पर नरेशन में टाइप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में आके देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको सैलरी अकाउंट दिखेगा, यहाँ पर टोटल आपको 20,000 रुपए दिखेंगे। जब आप एंट्री में जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि राम को कितना दिया, श्याम को कितना दिया, ऐसे आपको कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, बाहर सिर्फ आपको अमाउंट दिखेगा। अब यहां पर देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं, गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाना है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, कॉस्ट सेंटर्स में जाना है और यहां पर कॉस्ट सेंटर समरी में जाना है। यहां पर देखिए राम को मैंने 10,000 दिए हैं, श्याम को मैंने 10,000 दिए हैं। इस तरीके से आपको पता चल रहा है। आप स्टाफ वाइज अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से आकर यहां पर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि किसे आपने टोटल कितना अमाउंट दिया है। ये हो गई जनरल एंट्री। जो अभी मैंने एंट्री की, मैंने क्या किया, पेमेंट वाउचर में मैं गया, वहां पर मैंने जो भी मोड यूज किया पेमेंट करने के लिए, चाहे वो कैश हो या बैंक हो, उसे सेलेक्ट किया। उसके बाद सैलरी अकाउंट का लेजर सेलेक्ट किया, फिर अमाउंट एंटर किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कॉस्ट सेंटर जो है यानी जो हमारे स्टाफ के नेम्स हैं वो नेम वहां पर सेलेक्ट किए और अमाउंट को बायफर्केट किया कि किसे कितना पे किया है और उसके बाद एंट्री को सेव कर दिया। हो गई हमारी एंट्री स्टाफ को सैलरी पेमेंट करने की। ठीक है, एक तो ये तरीका हुआ, लेकिन इस तरीके में भी कुछ मिस्टेक है जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या मिस्टेक है, इस तरीके से क्यों नहीं करनी चाहिए। लेकिन कॉमनली जो मार्केट में यूज होता है, जो छोटी छोटी दुकानें हैं वहां पर जो अकाउंटेंट करते हैं या जो शॉपकीपर खुद से एंट्री करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। यानी जो हम जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट करने की एंट्री करते हैं, यानी मानकर चलिए हमने कोई मिसलेनियस एक्सपेंस किया या इस तरीके से कोई भी एक्सपेंस किया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस किया, उसको पे करने के लिए जो हम एंट्री का यूज करते हैं वही एंट्री लोग जनरली स्टाफ सैलरी को पेमेंट करने के लिए भी करते हैं। क्योंकि वहां पर वो एंट्री जो आप करते हैं जनरली, जैसे मानकर चलिए आपने किसी मजदूर को 300 रुपए दिए तो आपने पूरे दिन में एक बार उससे काम कराया और पेमेंट मतलब इवनिंग में उसे दे दी। तो यहां पर क्या कि हिसाब चल नहीं रहा है, लंबा नहीं चल रहा है आपका। ठीक है, वहां पर वो एक दिन का जो भी आपने काम करवाया उसके बदले उसे पैसे दे दिए, या मानकर चलिए आपने पेट्रोल भराया और उसके पैसे उसे दे दिए। तो इस केस में क्या होता है कि ऐसे ही एंट्री होती है, पेमेंट वाउचर में जाते हैं, जो भी एक्सपेंस करना है उसके लेजर को लेते हैं, अमाउंट डालते हैं, एंट्री खत्म कर देते हैं। लेकिन जब हम स्टाफ सैलरी की बात करें या इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो कि मैंने बोल दिया उस केस में लेकिन वो गलत था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की बात करें तो उस केस में इस तरीके से एंट्री नहीं होती है। वहां पर एंट्री थोड़ी सी चेंज होती है। वहां पर पहले हमें ड्यू की एंट्री करनी होती है, फिर पेमेंट की एंट्री करनी होती है। ठीक है, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री नहीं करनी होती है। उससे क्या प्रॉब्लम होती है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसे एंट्री करने से बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन एक्चुअल में क्या दिक्कत होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एक तो एंट्री का आपने ये तरीका देख लिया। अब हम सेकेंड एंट्री कर रहे हैं जिसमें हम वो लेजर लेंगे जो हमने अलग अलग स्टाफ्स के लिए अलग अलग बनाए थे। जैसे राम्स सैलरी अकाउंट का बनाया, श्याम्स सैलरी अकाउंट का बनाया,
वो लेजर लेके कैसे एंट्री करनी है वो भी देख लीजिए। यहां पर मैंने राम सैलरी अकाउंट ले लिया, 10,000 रुपए की अमाउंट डाल दी। फिर मैं श्याम का लूंगा, यहां पर भी 10,000 डाल दूंगा। अब यहां पर देखिए कॉस्ट सेंटर फिर से आ गया, यानी यहां पर ये विंडो आ गई। अब मुझे इस विंडो को हटाना है, क्योंकि अब तो मुझे इसकी जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने लेजर्स अलग अलग बना दिए हैं सभी स्टाफ के लिए। तो क्या करूंगा, मैं यहां पर आ जाऊंगा जहां पर लेजर हम सिलेक्ट करते हैं यानी पार्टिकुलर्स में, और यहां पर कंट्रोल के साथ एंटर बटन प्रेस करूंगा लेजर में जाने के लिए, और कॉस्ट सेंटर को डिसेबल कर दूंगा। अब हमारे पास वो विंडो नहीं आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हर स्टाफ के लिए अलग अलग लेजर्स बना के एंट्री करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास 2-3 स्टाफ हैं, 4 स्टाफ है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा स्टाफ्स हैं, यानी 30, 40, 50 स्टाफ हैं, तो उस केस में मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कॉस्ट सेंटर का यूज़ करें, लेजर्स ज़्यादा ना बनाएं। ठीक है, एक तरीका ये भी हो गया। ये भी तरीका गलत है, क्योंकि इसमें भी ड्यू की एंट्री पहले नहीं हुई है, डायरेक्ट पेमेंट की एंट्री हुई है। अब यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं कि इसका इफेक्ट कैसे पड़ा है, तब मैं बताऊंगा कि ड्यू की एंट्री कैसे करनी है। अब देखिए इसका इफेक्ट कैसे पड़ा है। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाना है, और यहाँ पर देखिए पहले केस में क्या था, सैलरी अकाउंट दिख रहा था, उसके अंदर जा रहे थे तो हमें दिख रहा था कि 20,000 हमने दिया है। किसे दिया ये नहीं पता चल रहा था। इस चीज को पता करने के लिए हमें कॉस्ट सेंटर की रिपोर्ट चेक करनी पड़ रही थी। लेकिन अब हमें क्या है कि यहां पर पता चल रहा है कि राम को मैंने 10,000 दिए, श्याम को मैंने 10,000 रुपए दिए। यहां पर भी एक तरीका है जिससे कि ये जो अलग अलग दिख रहे हैं, जैसे आपका ये ग्रुप में नहीं दिख रहे हैं। ग्रुप में मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जब आप जाएंगे तो आपको ऐसे दिख रहे हैं कि राम से सैलरी अकाउंट, फिर श्याम से सैलरी अकाउंट, बीच में सैलरी अकाउंट का लेजर घुस गया है। इसी तरीके से जितने लेजर और भी आप बनाएंगे वो सब आगे पीछे हो जाएंगे। यानी सैलरी अकाउंट का जो लेजर होना चाहिए, वो अगर आप एक साथ देखना चाहते हैं कि टोटल मैंने कितनी सैलरी दी है पूरे स्टाफ को मिलाकर, फिर उसके बाद आप बायफर्केट करके देखना चाहते हैं कि एक एक स्टाफ को मैंने कितनी दी है, लेकिन एक ही जगह पे देखना चाहते हैं, एक ग्रुप के अंदर देखना चाहते हैं, तो उस केस में आप ऐसे नहीं बनाएंगे। आपको क्या करना होगा मैं बताता हूं। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, क्रिएट में जाना होगा, ग्रुप में जाना होगा। ठीक है, यहां पर सैलरी अकाउंट का आपको ग्रुप बनाना होगा। ठीक है, ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है हमें, हमने क्योंकि लेजर ऑलरेडी बना रखा है, अगर नहीं बनाया होता तो क्रिएट में जाके लेजर बना लेते, लेकिन हमने बना रखा है तो अब हमें उसे मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करने के लिए क्या करना है, अल्टर में आना है, लेजर में जाना है, और जिस लेजर को मॉडिफाई करना है उस लेजर को ओपन करना है। जैसे राम सैलरी अकाउंट को हमें मॉडिफाई करना है तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे, और ग्रुप में जो हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस लिया था अब हम वो नहीं लेंगे, हम यहाँ पर जो हमने सैलरी अकाउंट का जो ग्रुप बनाया है वो ले लेंगे। वो ऑलरेडी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में है, क्योंकि जब हमने ग्रुप बनाया तो उसमें हमने उसे चूज कर लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ठीक है, अब हम इसे फिर से सेव कर देंगे। इसी तरीके से श्याम के केस में भी करेंगे। यहां पर क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट का हम यहां पर ग्रुप ले लेंगे। अब इससे क्या फायदा होगा देखिए एक बार चलकर, यहां पर देखिए दो सैलरी अकाउंट दिख रहे हैं। एक तो आपका लेजर है जो कि हमने फर्स्ट केस में बात की थी, जिसमें हमने कॉस्ट सेंटर यूज किया था। दूसरा हमारा ये ग्रुप है, इसीलिए ये आपको हाईलाइट दिख रहा है, डीप कलर से दिख रहा है, बोल्ड में दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हम जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा राम को मैंने इतना दिया, श्याम को इतना दिया। अब ये देखिए ग्रुप की तरह दिख रहा है कि सैलरी मैंने 20,000 दी। अंदर जाएंगे तो पता चलेगा कि किस स्टाफ को कितनी पे की है, अलग अलग नहीं दिखेंगे। अगर आप सिर्फ लेजर बनाएंगे तो उससे होगा क्या कि जितने भी आप एक्सपेंसेस के लेजर बनाएंगे उसमें वो मिक्स हो जाएंगे। एक ऊपर दिखेगा, एक बीच में दिखेगा, एक नीचे दिखेगा, फिर आपको मैनुअली बैठ के छांटना पड़ेगा, मतलब खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर लेके, और एक एक करके छांटना पड़ेगा कि कौन सा मेरा स्टाफ को मैंने कितनी पेमेंट दी है। ठीक है, टोटल उसको करने के लिए कि टोटल मैंने मतलब सैलरी कितनी पे की, अगर इस चीज को आपको पता करना है तो इसीलिए ये अच्छा रहता है कि आप ग्रुप में बनाएं। फ्रेंड्स, मैंने सारी एंट्रीज डिलीट कर दी अभी तक जो भी मैंने पास की थी। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रॉपर तरीका होता है सैलरी की एंट्री करने का टैली में वो क्या होता है, यानी अकाउंटिंग में जो सैलरी की एंट्री करने का तरीका होता है वो प्रॉपर तरीका क्या होता है, अब आप वो सीखेंगे। सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है, उसके बाद पेमेंट की एंट्री होती है। ठीक है, तो हम क्रिएट में आ जाते हैं। इसके लिए हमें कौन कौन से लेजर्स बनाने हैं सबसे पहले हम वो बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम बनाएंगे सैलरी का लेजर।
हम सैलरी भी लिख सकते हैं, सैलरी अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर क्या करेंगे, हम यहां पर हम चाहें तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी ले सकते हैं, और चाहें तो जो मैंने ग्रुप बनाया था सेकंड केस में, वो यहां पर ग्रुप भी ले सकते हैं। तो चलिए हम ग्रुप ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। यहां पर लेकिन कॉस्ट सेंटर को एप्लीकेबल कर देंगे, और यहां पर इसे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे जीएसटी को, और सेव कर देंगे। फिर सैलरी पेबल का बनाएंगे, ये होगा करंट लाइबिलिटीज, ठीक है, ये आपका करंट लाइबिलिटीज में जाएगा, ठीक है। एक बनाएंगे एडवांस सैलरी का, हम कई बार अपने स्टाफ को एडवांस सैलरी भी देते हैं, ये बन जाएगा हमारा एडवांस में, लोन एंड एडवांसेस एसेस्ड में जाएगा, ठीक है। कॉस्ट सेंटर हम यहां पर भी एप्लीकेबल कर देंगे, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, जर्नल में आ जाएंगे। यहां पर मानकर चलिए मेरा जो स्टाफ है वो अप्रैल मंथ में काम करता है, और मुझे जो है वो सैलरी उसे देनी है। तो ऐसा भी होता है कई बार हम 30 तारीख को भी सैलरी दे देते हैं जब हमारा मंथ का एंड होता है, या फिर हम जो नेक्स्ट मंथ होता है उस मंथ में किसी भी डेट को उसे सैलरी देते हैं अपने स्टाफ को। लेकिन हमें अकाउंटिंग में ये दिखाना होता है कि ये जो सैलरी है हमारे किस मंथ की सैलरी है, ठीक है। हमें अकाउंटिंग में ये बात बुक करनी पड़ती है कि ये जो खर्चा है हमारे किस मंथ का खर्चा है, किस मंथ में हमें मतलब इसे ये सैलरी देनी थी। हम दें भले जिस भी मंथ में, ये अलग मैटर है, लेकिन हमें खर्चा दिखाना पड़ता है। तो हमें अप्रैल मंथ में ही उसके एक्सपेंस को बुक करना होगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपनी टैली में, कि हमारा जो ये खर्चा है ये हो चुका है, भले हमने दिया नहीं है लेकिन ये खर्चा हो चुका है, ठीक है। और ये इनकम टैक्स के पॉइंट से भी सही है, क्योंकि इनकम टैक्स के पॉइंट से भी आपको ऐसा ही करना होता है। जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आपको ये दिखाना पड़ता है, जिस भी ईयर की आप रिटर्न फाइल करते हैं वहां पर आपको दिखाना पड़ता है कि आपने टोटल कितना खर्चा अपने उस ईयर में किया था। भले आपने उसे पे किया है या नहीं किया वो एक अलग बात है, पे नहीं किया है तो वो आपके बैलेंस शीट में दिखेगा, बैलेंस शीट में दिखेगा तो नेक्स्ट ईयर जाके आप उसे पे करेंगे, यानी वो लाइबिलिटी साइड आपको दिखता रहेगा, आप नेक्स्ट ईयर में उसे पे कर सकते हैं। लेकिन आपको वो एक्सपेंस उसी ईयर में बुक करना पड़ता है जिस ईयर का वो एक्सपेंस है। तो जब तक आप ड्यू की एंट्री नहीं करेंगे तो आप एक्सपेंस बुक नहीं कर पाएंगे उस ईयर में जिस ईयर का वो एक्सपेंस है। उसी तरीके से हम जब भी अकाउंट्स करते हैं तो उसमें हमें जिस मंथ का जो खर्चा होता है उस मंथ में उसे बुक करना पड़ता है, भले हम उसकी पेमेंट जब भी करें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हम ये जो ड्यू की एंट्री है वो क्यों करते हैं। एक तो मैंने बता दिया प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस ये है या दूसरा कारण ये है कि अगर मानकर चलिए अभी आपने एंट्री पास की 1 मई को कि 10,000 मैंने राम को दिए, और कोई बंदा जो कि आपका अकाउंट्स नहीं संभालता है, चाहे वो सीए हो, लॉयर हो, या किसी थर्ड पर्सन को आप दिखा रहे हैं जिससे अकाउंटिंग आती है लेकिन आपका अकाउंट्स वो नहीं संभालता है, उसे जब आप देंगे अपने डेटा को और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाकर देखेगा कि आपने राम को 10,000 रुपए सैलरी दी है मई मंथ में, उसे सिर्फ ये दिखेगा कि आपने 10,000 रुपए सैलरी दी है राम को मई मंथ में। उसे ये नहीं पता चलेगा कि ये सैलरी किस मंथ की है। हो सकता है आपकी मार्च की सैलरी बची हुई हो, आपने उसे मई में दी है। हो सकता है राम को आपने मई में एडवांस पैसा दिया हो। ऐसा भी होता है, कई बार हमारे पास स्टाफ आते हैं, बोलते हैं कि भैया हम काम करेंगे, और हम उन्हें अगर पर्सनली जानते हैं तो हम कह, अगर वो हमसे डिमांड करते हैं कि भैया कुछ एडवांस दे दो, तो हम एडवांस भी दे देते हैं। तो हो सकता है उसे ये भी लगे कि हो सकता है मे बी ये एडवांस ठीक है। हो सकता है उसे ये लगे कि ये मार्च मंथ का पैसा हो सकता है उसे ये भी लग सकता है कि ये अप्रैल मंथ का पैसा हो। इसके अलावा उसे ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि एक्चुअल में आपको उसे 10,000 की सैलरी ही पे करनी थी। बात समझिएगा, आपने 10,000 दिए, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको 10,000 ही देने थे। हो सकता है उसकी सैलरी 12,000 हो, 15,000 हो, 8,000 रुपए हो। ये कैसे पता चलेगा? अगर मैंने किसी पर्सन को 20,000 रुपए दे दिए तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसे मुझे 20,000 रुपए देने ही थे। हो सकता है मैंने उसे कम दिया हो सकता है मैंने उसे कुछ ज्यादा दे दिया हो। तो ये बात तब पता चलती है जब आप ड्यू की एंट्री करते हैं, उससे बंदा मिला लेता है कि इतने देने थे, सामने वाले बंदे ने इतने दिए, यानी या तो इतना बाकी है या एक्स्ट्रा दे दिया है, या इसके अलावा जो ड्यू था सेम अमाउंट पेमेंट कर दी है, इसीलिए ड्यू की एंट्री की जाती है।
अब यहां पर हम सैलरी अकाउंट का जो लेजर है उसे डेबिट करेंगे। बाय का मतलब डेबिट होता है। यहां पर ये हम 30 तारीख को करेंगे, 30/4 को, ठीक है, 20,000 रुपये। अब यहां पर कॉस्ट सेंटर आया तो हम यहां पर जो हमारा राम का था 10,000 वो डाल देंगे और श्याम का 10,000 डाल देंगे, ठीक है। और टू में यानी क्रेडिट साइड हम करेंगे सैलरी पेबल। सैलरी पेबल को सेलेक्ट करेंगे। जब भी आपका कोई एक्सपेंस होता है आपके बिजनेस में, यानी जब भी आपका एक्सपेंस बढ़ता है, अगर एक्सपेंस हो रहा है तो यानी कि एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो वो आपका डेबिट होता है। वो जिस भी हेड में होता है उस हेड के लेजर को आप सेलेक्ट करके उसे डेबिट करते हैं। अभी हमारी सैलरी हम दे रहे हैं यानी हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है, हम एक्सपेंस कर रहे हैं, तो हम सैलरी को डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट में आपको मैंने ये सैलरी पेबल ही क्यों लिया, जब भी हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है तो वो भी हमारी क्रेडिट साइड जाती है। जब हमारी जो लाइबिलिटी बढ़ती है वो क्रेडिट साइड जाती है, ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जब भी हमारा एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट साइड जाता है, ये भी याद रखिएगा। कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी होगी, ये अकाउंटिंग फॉर्मूला है, जैसे गोल्डन रूल वगैरह है, तो वो आपको याद रखना होगा अगर आपका बैकग्राउंड अकाउंट्स का नहीं है तो। अगर अकाउंट्स का बैकग्राउंड है तब तो आपको सारी चीजें पता ही होंगी कि कौन सी चीज डेबिट होती है, कौन सी चीज क्रेडिट होती है, ठीक है। ये बस याद रखिएगा कि जब भी कोई एक्सपेंस होगा, जिस नाम से होगा उस नाम की लेजर को लेंगे लेकिन उसे डेबिट करेंगे, ठीक है। और अगर उसे पेमेंट कर दी है तो क्रेडिट में उसकी पेमेंट को ले लेंगे, मतलब जिस भी मोड से पेमेंट की है, कैश से की है, बैंक से की है, जिस भी मोड से की है उसे ले लेंगे। या आपके बिहाफ पर किसी और पर्सन ने उसे पैसे दिए हैं तो उस पर्सन का नाम ले लेंगे क्रेडिट साइड। लेकिन अगर उसके पैसे को देना बाकी है तो उस केस में जो भी आपकी करंट लाइबिलिटीज के लिए आपने लेजर बनाया होगा उस लेजर को आप क्रेडिट साइड ले लेंगे। इसे एक तरीके से प्रोविजन एंट्री भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके से प्रोविजन एंट्री है कि अभी आपने दिया नहीं है, देने वाले हैं, आपने ड्यू की एंट्री कर रखी है, ठीक है। और यहां पर आप नरेशन टाइप कर सकते हैं, जो भी आपको टाइप करना हो। इसके बाद हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। मानकर चलिए मैं इसे 2/5 को पेमेंट कर दे रहा हूं। कैश लिया मैंने और यहां पर सैलरी पेबल। लेकिन इससे पहले, पेमेंट की एंट्री करने से पहले इसका इफेक्ट क्या होता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएंगे। यहां पर सैलरी अकाउंट आपको रिफ्लेक्ट होने लग गया कि 20,000 रुपए मैंने दे दिए, यानी मैंने एक्सपेंस कर दिए, दे दिए नहीं, एक्सपेंस कर दिए हैं, ठीक है। और चेक करना हो कि किसे कितना दिया है तो कॉस्ट सेंटर की जो रिपोर्ट है उसे चेक कर लेंगे, जैसे मैंने पहले बताया। लेकिन एक्चुअल में ये पैसे दिए हैं या नहीं दिए हैं ये बात आपको बैलेंस शीट से पता चलेगी। यहां पर करंट लाइबिलिटीज में आएंगे, यहां पर सैलरी पेबल आपको दिख रहा है 20,000 रुपए, यानी अभी तक आपने दिया नहीं है। क्रेडिट साइड दिख रहा है कि देना है, इसीलिए हम इसकी पेमेंट की एंट्री करेंगे कि देना है, क्योंकि हमें इसे बैलेंस शीट से हटाना है। यहां पर हम कैश ले लेंगे, सैलरी पेबल ले लेंगे, 20,000 ले लेंगे। मानकर चलिए अगर हम पूरा कर रहे हैं तो, अगर हम मानकर चलिए कम पैसे दे रहे हैं तो उतना ही लेंगे, जितना देंगे उतना ही लेंगे। हमारी पेमेंट हो गई, ये एक एंट्री हो गई। अब एक नेक्स्ट एंट्री करते हैं जिसमें क्या कि वो मई मंथ में काम कर रहा है, लेकिन उसमें से एक मेरा स्टाफ है, जैसे जो राम है, वो मुझसे 5,000 रुपये एडवांस ले लेता है, ठीक है, मई मंथ में। मानकर चलिए 2 तारीख को मुझसे वो एडवांस भी लेता है कि भैया पुराना पैसा तो आपने दे दिया, अब मुझे एडवांस भी दे दो। कैश ले लिया, एडवांस सैलरी 5,000 रुपये मानकर चलिए, ठीक है। कॉस्ट सेंटर है, यहां पर हम राम ले लेंगे, ठीक है। राम को मैंने 5,000 रुपये एडवांस सैलरी दे दी। अब इसका इफेक्ट देख लीजिए। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस में आइए, यहाँ पर 20,000 ही देखेंगे जो आपने अप्रैल मंथ की पेमेंट की है। यानी जब आप ड्यू की एंट्री करेंगे इस तरीके से तो आपको उसका इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, यानी आपकी जो सैलरी है वो बुक हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस में। बैलेंस शीट में आएंगे, करंट लायबिलिटीज में जो सैलरी पेबल था वो हट चुका है क्योंकि हमने पेमेंट कर दी है। इसके बाद हम आ जाएंगे करंट एसेट में। अब देखिए करंट एसेट जो है आपको लाइबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जबकि इसको एसेट साइड रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ये क्यों हो रहा है, अंदर चल के देखते हैं। यहां पर देखिए कैश इन हैंड जो है वो क्रेडिट साइड दिख रहा है, यानी निगेटिव दिख रहा है। मैंने जो अभी तक जो भी पेमेंट की एंट्री की है सैलरी की, मैंने कैश से की है और कैश एक्चुअली मेरे पास है नहीं, ठीक है। ये तो सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। तो कैश मेरे पास है नहीं बुक्स में,
और मैंने उसकी एंट्री कर दी, यानी पेमेंट करने की एंट्री कर दी है, जिसके कारण वो निगेटिव हो गया। और निगेटिव जब हमारा असेस्ट हो जाता है तो उस केस में वो हमारा लाइबिलिटी साइड रिफ्लेक्ट होने लग जाता है। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि आपका जो करंट एसेस्ट है वो लाइबिलिटी साइड दिखता है, वो हमेशा करंट एसेट जो है वो एसेस्ट साइड रिफ्लेक्ट होता है। अब आ जाइए हम अपनी वापस से टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स में जब आप आएंगे, लोन्स एंड एडवांसेस में जब आप आएंगे तो आपको डेबिट साइड दिख रहा है 5,000 रुपए, यहाँ पर आपको दिख रहा है एडवांस सैलरी 5,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो नहीं दिख रहा था कि किसे पेमेंट की एडवांस में, वो देखना है तो आप आ जाइए डिस्प्ले में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में, कॉस्ट सेंटर में, कॉस्ट समरी में। यहाँ पर देखिएगा कि राम को 15,000 दिए, श्याम को 10,000 दिए, तो जाहिर सी बात है कि जो 5,000 एक्स्ट्रा दिए हैं वो हमने राम को ही दिए होंगे। अब हम करेंगे फिर से ड्यू की एंट्री, क्योंकि जब मई मंथ हमारा खत्म होगा 31 तारीख को, तो फिर हम ड्यू की एंट्री करेंगे कि हमें इतने पैसे देने हैं स्टाफ्स को। यहाँ पर सैलरी का जो हमारा है लेजर वो लेंगे, यहाँ पर 20,000 रुपए डाल देंगे, राम को देंगे 10,000। सैलरी हमें 10,000 तो देनी है, भले हमने एडवांस दिया, उसकी एंट्री करेंगे कैसे करनी है वो देखिएगा आप आगे। श्याम को 10,000 देने वो ले लेंगे, यहाँ पर 10,000 डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 में क्या करेंगे, एडवांस सैलरी लेंगे जो हमने एडवांस दे दी है, ये लेजर लेंगे, यहाँ पर 5,000 रुपए डालेंगे क्योंकि हमने अभी तक एडवांस में तो 5,000 दिए हैं। कॉस्ट सेंटर आएगा, यहाँ पर ले लेंगे कि राम को 5,000 रुपए दिए। ठीक है, अब सैलरी पेबल आएगा 2 में, यानी क्रेडिट साइड। अब यहाँ पर टोटल आ रहा है कि 15,000 रुपए रेस्ट आपको देने हैं। रेस्ट देने हैं तो इसके लिए भी मुझे क्या करना है, अगर मैं चाहूं तो सैलरी पेबल में भी मैं ये जो कॉस्ट सेंटर इसे इनेबल कर सकता हूं, ताकि मैं ये बता सकूं कि ये जो 15,000 है रेस्ट जो है वो मुझे किसे देने हैं। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम राम को दिखा सकते हैं 5,000 रुपए, ठीक है, श्याम को दिखा सकते हैं 10,000 रुपए, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस में आइए तो आपको यहाँ पर सैलरी अकाउंट में 40,000 ही दिखेंगे क्योंकि आपने ड्यू की एंट्री कर दी है। बैलेंस शीट में आइए तो करंट लाइबिलिटीज में आपको 15,000 देखेंगे क्योंकि 5,000 तो आपने ऑलरेडी एडवांस पेमेंट कर दी है। ठीक है, 15,000 अब आपको बाकी रेस्ट पे करना है। आ जाएंगे पेमेंट वाउचर में, जिस भी डेट को आपको पे करना है, मान लीजिए 2/6 को पे करना है, यहाँ पर कैश लेंगे, सैलरी पेबल का जो हमारा लेजर है वो ले लेंगे, 15,000 रुपए यहाँ पर ले लेंगे, और जो भी हमारे लेजर्स हैं, जैसे राम को हमें कितना देना था, 5,000 देना था, और श्याम को कितना देना था, 10,000 देना था, वो हमने ले लिया, एंट्री को पास कर दिया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स एंट्रीज होती हैं सैलरी की, जो कि प्रॉपर एंट्रीज होती हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि सैलरी की एंट्री कैसे करनी होती है टैली में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।